बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक थी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी थी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि उसके चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं, उनके मजीद वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी नैब में पेश हो रही हैं। अजीब व गरीब सवालात हो रहे हैं उनसे। अलकादर यूनिवर्सिटी का पूछा जा रहा है, रूहानियत का पूछा जा रहा है, फराह गोगी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ हैं, क्या थी, कैसे हैं। वैसे तो उनको ढूंढा भी जा रहा है। उनके पासपोर्ट की एक अलग ही कहानी है, सच्ची झूठी क्या है वो मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। और उनके चाहने वालों को, इमरान खान साहब के चाहने वालों को, किसी को नज़र लग गई है, किसी के अकाउंट सीज हो गए हैं और किसी के 4 नंबर गेट उलट गए हैं। अजीबो गरीब कहानियाँ हो रही हैं। पीटीआई के साथ हो क्या रहा है, सिर्फ एक खबर है, वो भी पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि बज़ाहिर तो बुशरा बीबी के साबका खावंद खावर मानिका की ज़मानत हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़मानत का भी कुछ और ही कहानी होती है। जिन्होंने नहीं बचना होता उनकी ज़मानत होने के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। अव्वल तो वो बाहर ही नहीं निकलते, और केसेस होते हैं बाहर निकले तो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं, और या फिर वो इंटरव्यू देने के लिए निकलते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और सदाकत अब्बासी हों, उस्मान डार हों, पता ना फिर और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि पीटीआई पर बड़ा ही मुश्किल वक्त पड़ा हुआ है, और ये मुश्किल वक्त उनकी अपनी एक हरकत की वजह से। उन्होंने बड़ा गंद मचाया था, बड़ी लुट मचाई थी, बड़े उलट पुलट काम कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो कहते ना ताबूत में आखिरी कील, वो जो आखिरी धक्का लगा ना, वो 9 मई को उन्होंने खुद लगाया। वो भी किसी ने नहीं लगवाया, खुद से, और बड़ी प्लानिंग करके किया है। मतलब उनकी जो ऐसी की तैसी फिरी है पीटीआई की, वो कोई अचानक इत्तफाकन या हादसातन नहीं हो गई है। उन्होंने बड़ा 13-14 महीने उसकी तैयारी की है। मार्च से ही समझ लें, 9 अप्रैल को वैसे तो गए थे खान साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे, तेरे कूचे से हम निकले, तो उससे पहले से वो शुरू हो गए थे। रेड लाइन इमरान खान, हाथ लगाया तो आग लग जाएगी और पाकिस्तान टूट जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें चलती रही। फिर कहते थे तुम इस्लामाबाद से नहीं निकल सकोगे। फवाद चौधरी साहब, इस्लामाबाद से निकल के दिखाना तुम। नहीं, किन किन ख्वाबों में थे, किन हवाओं में उड़ रहे थे। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, जो जिन्हें इक़्तिदार के वो जो सारे मामलात चल रहे होते हैं ना हुक्मरानों के, उनका पता था, खुद चला रहे थे, लेकिन वो इससे बेखबर थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। कुछ गलत फहमियों की बिना पर, कुछ गलत कमिटमेंट्स या गलत एक्सपेक्टेशंस की बिना पर वो एक बगावत करने चले थे, और फिर उसका अंजाम जो बगावत का होता है वो हो रहा है। तो इमरान खान साहब अंदर है, साइफर केस में वैसे तो अंदर हैं, तोशा खाना में नाअहल हैं। 190 मिलियन पाउंड में उनकी दोबारा से या नए जो हैं वो वारंट इशू हो गए हैं। मतलब अगर कोई गुंजाइश हो किसी भी तरह से, अव्वल तो है ही नहीं ना, आप उससे पहले भी दूसरे लोगों का भी मैं जिक्र करूंगा और कौन लोग हैं, अव्वल तो कोई गुंजाइश ही नहीं है निकलने की। लेकिन अगर हो भी तो इतने सारी चीज़ें हैं कि एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे नहीं में तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, वो रहेंगे वो अंदर ही। और उन्हें बड़ा शौक था कि अरे सेंचुरी हो गई है मेरे मुकदमात की, फिर सेंचुरी भी होगी। फिर वो डबल सेंचुरी बनाने के चक्करों में थे, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया और वो उससे पहले जेल चले गए, और जेल जाने का भी उन्हें बड़ा शौक था। तकरीरें फरमाते थे, मैं बैग तैयार करके बैठा हूँ, आए मुझे ले जाएं। बंदा पूछे वो कौन सी जेल होती है जिसके लिए बैग तैयार करने पड़ते हैं। तो जिन्होंने जेल में लेके जाना होता है वो वैसे ही ले जाते हैं, उसमें आपको बैग तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन खान साहब को शौक था। फिर उन्हें परेशानी ये थी, वो मुझे वो लेकर क्यों गए, पकड़ के क्यों लेकर गए। वैसे कह देते, वैसे कहने की कोशिश मार्च में की थी ना, तो जब आपने घर में पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके पुलिस वालों पे, मारपीट की, सारा कुछ किया, तो वो सारी वो हुज्जतें तमाम हो चुकी थी, उसमें कोई ऐसी कसर नहीं रह रही थी। तो बहरहाल अब वो दोबारा उनकी वारंट इशू हो चुके हुए हैं, और बुशरा बीबी नैब में पेश हो रही हैं। बुशरा बीबी नैब में गई, उन्हें आज बुलाया हुआ था, और वहाँ पर उनसे 11 सवालात हुए। अच्छा, सवालात बड़े ज़बरदस्त से हैं, मज़ेदार से सवालात हैं। उसमें कुछ सवालात तो थे पैसों की ट्रांजैक्शन के बारे में, कुछ ट्रस्ट और अलकादिर ट्रस्ट जो था और यूनिवर्सिटी जो बनाई थी उसके बारे में थे। तो उनसे पहला सवाल तो ये हुआ कि आपकी तालीम आपने कहाँ से हासिल की है, और क्या इस्लामी तदरीसी कोर्स भी कोई किया हुआ है आपने, क्योंकि वो रूहानियत की यूनिवर्सिटी बना रही थी ना, बल्कि बना ली थी। तो उसके हवाले से अब वो क्या बताएं बेचारी,
कि कौन सा इस्लामी तदरीसी कोर्स, तो मतलब मैं क्या कहूँ, अब वो मजहबी मामलात ऐसे होते हैं, पता भी नहीं, कोई उन्होंने शायद कर ही ना लिया हो, लेकिन अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर उनसे पूछा कि अल कादिर ट्रस्ट का मकसद क्या था, वो जो रूहानियत की यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो सारे काम उन्होंने किए थे, उनका क्या मकसद, कुछ तो होगा ना पीछे, क्या सोच के किया होगा, क्या बनाना चाह रहे थे, क्या हासिल करना चाह रहे थे, और फिर जितनी देर वो रही यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट बना हुआ था उसमें फिर क्या अचीव हुआ, ये सारे सवाल होंगे। पर उसमें ये था कि क्या मकसद क्या था। फिर सवाल ये था कि क्या ट्रस्टी होने के साथ साथ आप बतौर उस्ताद भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रही थी। ज़ाहिर है वो मेन स्पिरिट जो है, मेन रोल तो उन्हीं का था ना, ब्रेन चाइल्ड कह लें, ख्वाब उनका था बुशरा बीबी का। फिर उनसे एक और सवाल हुआ कि बतौर ट्रस्टी या उस्ताद किसी किस्म की तनख्वाह या कोई मराहत तो नहीं ली, जो बज़ाहिर उन्होंने इनकार करना है, लेकिन कोई पता नहीं बाद में खाते निकल आए कि ढेर सारे पैसे जो मलिक रियाज साहब की तरफ से आ रहे थे। यूनिवर्सिटी सारी मलिक रियाज साहब ने बनाई, ज़मीन उन्होंने दी, कंस्ट्रक्शन उन्होंने करा के दी, तनख्वाहें उन्होंने देनी थी, और तनख्वाहें थी किसकी, ये तो कहानी खुलेगी। अब जब ये सवाल होगा तब पता चलेगा। बाद में पता चले कि मोहतरमा खुद ही तनख्वाहें ले रही थी कि मैं उस्ताद भी मैं ही हूँ, ट्रस्टी भी मैं ही हूँ, सारा कुछ निकलना है। ये जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाते थे ना, चोरी के, डाके के, लूट मार के, ये सारा कुछ इनके अपने नाम पे निकलेगा, बुशरा बीबी और इमरान खान के नाम पर। आप हमारे सामने आ जाएंगी चीज़ें। वैसे तो वो फॉरेन फंडिंग और इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी हैं इमरान खान साहब की, तो लेकिन चले उसमें ये भी सही। फिर उनसे पूछा गया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी का ख्याल किसका था, ये सोच, ये आइडिया किसका था। ज़रा उन्होंने अपने खुद ही बताना है कि मेरा ही था, हो सकता है वो किसी और के खाते में डाल दें। और जगह का तयन किसने किया कि ये कहाँ बननी है, वो वेन्यू, लोकेशन जो है वो किसने सिलेक्ट किया है। फिर उनसे सवाल था कि बतौर ट्रस्टी यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रही थी, कर क्या रही थी वो, यूनिवर्सिटी में उनका क्या रोल था, क्योंकि दो सिर्फ ट्रस्टी थे, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, और कोई नहीं था। फिर उनसे पूछा कि फ़रज शहज़ादी जो है, फ़रा गोगी साहिबा, उनको आप कैसे जानती हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। इसका क्वेश्चन तो खैर क्वेश्चन ही होता है, असल में जवाब इंटरेस्टिंग होगा कि वो उन्हें कैसे जानती है, क्योंकि इसकी कहानियाँ बहुत सी लोग जो हमें सुनाते हैं, भाई वाह, अब मैं उन कहानियों का क्या बताऊं। वो जब कहानियाँ खुलेंगी और कहते हैं ना कलाम शायर बज़ुबान शायर, तो मज़ा तो फिर है कि बुशरा बीबी की ज़ुबानी ही उसका जवाब आए, और वो जब जवाब आएगा तो पता चल जाएगा। फ़रा गोगी साहिबा ज़्यादा वो अजीब सा कैरेक्टर बन गई हैं, एक किरदार के तौर पे मैं कह रहा हूँ, उनके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं फ़िलहाल, मैं तो उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या थी, क्या हैं, अब तो वैसे ही यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं शायद। मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से उनके नाम आते रहे हैं, कुछ में वो उन्हें रिलीफ भी मिलता रहा है, कुछ और चलते रहे हैं। उनकी ज़मीनें हैं ढेरों ढेर, और कितनी ज़मीनों में क्या इजाफा हुआ ये भी पिछले दिनों में बहुत कहानियाँ आई। अगरचे उसकी तोजी हमारे जो रज़ी दादा हैं उन्होंने कुछ और बताई थी। उनका ये तो इस वक्त जो उछाला जा रहा है वो तो एक और साहब को कवर देने के लिए ना, कवर स्टोरी थी उनके लिए, फैज़ हमीद साहब के लिए। उनके खिलाफ वो जो टॉप सिटी वाले मोइज़ साहब ने एक एप्लीकेशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो इतनी खौफनाक थी कि वो फिर बहुत लंबी चलनी थी, लेकिन वो यूं गायब हुई है सीन से, बिल्कुल गायब। खैर, फ़रा गोगी के बारे में एक और स्टोरी 2-3 दिन बड़ा उछली है, बहुत खूब हुआ कि उनका एक पासपोर्ट बना दिया गया, एक अजीब व गरीब सा, वनुआतू के क्या अजीब सा नाम था, कि एक ये मुल्क है और वहाँ का उन्होंने पासपोर्ट ले लिया, और उस किसके ज़रिए लिया, मुनसलाई भी इन्वॉल्व है, फ़लाँ भी और टिमकना भी, और ये सारा करके। खैर उसके बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं थी। और अब अहमद नूरानी साहब सहाफ़ी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि वो फेक न्यूज़ है, वो गलत है। अच्छा, हमारे यहाँ नेशनल मीडिया पर भी चलता रहा। खैर नेशनल मीडिया पर भी क्या करें बेचारे, जब कोई दोस्त, अच्छे दोस्त आ जाते हैं बताने के लिए कि यार ये चला दें और ये बड़ी पक्की खबर है, वो भी बेचारे बज़कत आ जाते हैं उस चक्कर में। लेकिन बेहतर ये होता है कि उसको फैक्ट चेक्स के नाम से, जब बड़े बड़े चैनल्स, जियो जैसे चैनल्स ये सारा इंतजाम करते हैं चीज़ों को चेक करने के लिए, तो मेरे ख्याल इसमें भी कर लेना चाहिए। मुझे बुशरा बीबी से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे फ़रा गोगी साहिबा से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब हम बातें कर रहे होते हैं ना और किसी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। मतलब उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताऊँ। पुराना एक केस है डॉक्टर आसिम हुसैन का, पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और उनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया कि उन्होंने कोई 470 अरब या पता नहीं 460 अरब, 500 अरब रुपए की करप्शन की है।
अच्छा, करप्शन बंदा उसी में से कर सकता है ना जो पैसे उसके तसर्रुफ में आए। मतलब मुझे अगर 100 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से, मैं कोई सरकारी ओहदेदार हूँ और मुझे 100 रुपये मिला है सरकार की तरफ से, तो मैं उस 100 रुपये में से ही खा सकता हूँ 10, 20, 30, 50 या 100 के 100, ये मैक्सिमम हो सकता है। तो डॉक्टर आसिम हुसैन के तसर्रुफ में वो मेरा ख्याल है 500 अरब और इतने पैसे कभी आए भी ना हो। हमने उनके खिलाफ केसेस का ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया। जुबानी प्रोपेगेंडा यही होता रहा। और जब केस बना था तो वो कोई मेरा ख्याल है कोई 1.5 करोड़ रुपए का केस था शायद, जो पेपर्स में बना, वो भी साबित नहीं हो सकता था। खैर, उनके भी और भी बहुत सारे गुनाह थे। जराइम ने, मैं नहीं कहूँगा, जराइम अपनी जगह होते हैं, वो अदालतों ने करना होता है, लेकिन उनके कुछ ऐसे गुनाह भी, वैसे तो नहीं कहना चाहिए लफ्ज़, मैं ये जो है ना तंजन कह रहा हूँ कि वो जो उनके कुछ ऐसे काम थे जिनके लिए उन्हें सज़ा देने का बस सोचा हुआ था, लोगों ने प्लान किया हुआ था। इस वजह से मैं बैठक में भी जो शोर मचाता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हमारे, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। जब वो हुकूमत में होते हैं तो दूसरे लोगों पर जिस तरह से वो केसेस बनाते हैं, जो मामलात करते हैं, फिर कल को उन्हें भी वो भुगतने पड़ते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से सही करना है। वो चाहे बुशरा बीबी और फरा गोगी से कर लें, यहीं से कर लें शुरू, यहाँ से ठीक करें। जो उनकी खराबियाँ, वो इतनी ढेर सारी यहाँ खराबी है, हमें उसके लिए झूठे केसेस की ज़रूरत नहीं है कि वो पासपोर्ट है और फलां है और ये है। ओरिजिनल केसेस, जेन्युइन उनके फ्रॉड के 2 नंबरी के बहुत सारे केसेस हैं, उनको प्रॉपरली चला लें। अदरवाइज होता ही है कि जब एक केस भी गलत साबित हो जाता है तो वो तमाम डाउटफुल हो जाता है, वो केस डाउटफुल हो जाता है उस आदमी के बारे में। मतलब मेरे बारे में अगर 10 इल्ज़ामात लगाए जाए और एक अदालत में प्रूव हो जाए कि ये गलत है, तो बाकी 9 भी मशकूक हो जाएंगे, जब तक वो साबित ना हो कि यार इसका मतलब बाकी भी हो सकता है झूठे ही हो। तो इसलिए हुकूमतों को, जो भी हुकूमत हो, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात किया करें। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं होते लोग, उन्हें भी समझ है। आप सब जो देख रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होती है। हम जो बता रहे होते हैं, हुकूमत जो बता रही होती है, नेशनल मीडिया में जो आ रहा होता है, प्रिंट मीडिया में जो आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चल रहा होता है, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होती है। और कौन किस स्टेशन से बोल रहा है, कौन किसकी हिमायत में बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, आप लोगों को समझ आ रही होती है। तो बेहतर यह है कि हम आप लोगों के सामने शर्मिंदा होने की बजाय, हमसे मुराद मीडिया के तमाम लोग, मेरे समेत, या मीडिया आउटलेट्स या मीडिया के सोर्सेज जितने भी हैं, वो बेहतर तरीके से बात करें जिसमें शर्मिंदगी वाली बात ना हो बार बार। हाँ, गलती भी हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी भी मीडिया हाउस से गलती हो सकती है, लेकिन डेलिब्रेट, सोच समझ के इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। दोबारा बुशरा बीबी अब पेशियां भुगत रही हैं और इमरान खान साहब का भी चल रहा है मामला, उन पे जेल में ट्रायल होना है, ट्रायल कल से शुरू हो जाएगा। उसके लिए उन्हें बड़ी कोशिश की थी जेल में ना हो, वो हुकूमत ने बंदोबस्त कर दिया, कहा नहीं जी जेल में ही होगा। उसका नोटिफिकेशन अदालत की तरफ, वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल करा के उन्होंने कर दिया कि वो चलते हैं। लेकिन खान साहब के यही लोग नहीं है, बाकी भी सब परेशान है ना। शेख रशीद साहब को नज़र लग गई है वो कहते हैं मैं तो गेट नंबर 4 के बड़ा करीब था, मुझे नज़र लग गई है। तो चले शेख साहब, आपको नज़र लग गई तो अब हम क्या करें, पता नहीं किसकी नज़र वो समझ रहे हैं लग गई है। मैं तो वैसे इस बात पे कहता हूँ, नज़र लगने पे मुझे नहीं समझ आता कि वो जो मारूफ अदाकाराएँ हैं, बड़ी मशहूर सी, और बड़े बड़े अदाकार जो है, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, ख़वातीन और मर्द, हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत, अच्छा उन्हें कोई नहीं नज़र लगती। और मेरे जैसा जो बंदा है, उसने जो है ना वो कुछ किया होता है कि ना वो नज़र लग जाएगी, इससे यूँ बचना है, यूँ करना है। यार क्यों नज़र लगनी है? मतलब जो अपनी जगह वो हकाइक हैं वो अपनी जगह है, मतलब जनरली छोड़ दें। शेख साहब को भी बस इसी तरह से मेरे वर्गा होने की वजह से जो है ना नज़र लग गई है, तो चले शेख साहब की बात मान लेते हैं। लेकिन उनका ख्याल ये है कि उन्होंने अभी सियासत करनी है। तो शेख साहब, हालात मुख्तलिफ हैं, सियासत करने के लिए ना कुछ मेरिट्स और होंगे, वो पता नहीं आप उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। अपने वालों आप तैयार हैं, हमें पता है, शेख साहब तैयार है, वो कहते हैं मुझसे जो मर्जी करा ले, लेकिन फिर भी मुश्किल है। ना सिर्फ शेख साहब बल्कि खान साहब के बाकी दोस्त भी जो है, परवेज़ इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब भी फंसे हुए हैं। आप ये देख लें कि मुन्नस इलाही साहब तो बाहर हैं, परवेज़ इलाही साहब की जान नहीं छूट रही। उन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं, ज़मानतें भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर है। और अब मुन्नस इलाही साहब के भी और परवेज़ साहब के इकट्ठे दोनों के जितने अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हो रहे हैं। मुन्नस इलाही साहब के वारंट इशू हो रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है इश्तहारी करार देकर कोई और एफर्ट होगी शायद लीगल तरीके से वापस लाने की, ये भी सारी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन एक बंदे को लगता है रिलीफ मिल गया, और वो बंदा है खावर मानिका साहब, बुशरा बीबी के साबका शौहर। मौजूदा इमरान खान साहब का तो मैंने बता दिया ना कि उनके फिर वारंट भी हैं, अंदर भी हैं, नहीं निकलना। खावर मानिका साहब के ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन वो अजीब इसलिए लग रहा है कि 2 सूरतें होती हैं, जिनको नहीं छोड़ना हमने
उनकी तो चाहे जमानत मंजूर हो जाए तो अगले दूसरे केस में गिरफ्तारी हो जाती है। अव्वल तो छोड़ते नहीं है, छोड़े भी तो बाहर आके चक्कर लगवा के सड़क तक आएंगे, गाड़ी तक आएंगे, वहां से दूसरी गाड़ी में बिठाएंगे और उन्हें ले जाएंगे पुलिस वाले। हुकूमत ने यही कुछ करना है, चले यूँ कह लें तो। लेकिन अगर तो नहीं छोड़ना, और अगर छोड़ना है तो फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि कुछ लोगों की ज़मानतों के बाद अगले दिन या 1-2 दिन के बाद उनके इंटरव्यूज़ आ गए थे। सदाकत अब्बासी साहब आपको याद है, वो उस्मान डार साहब, और भी लोग जिन पे फिर बातें होती हैं कि इंटरव्यूज़ कैसे आ जाते हैं। और खावर मानिका साहब का तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि उनका भी इंटरव्यू आना है। तो अगर आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है तो क्या अगले 2-3 दिन में उनका इंटरव्यू आने वाला है? अब तो चैनल्स भी लोगों को गेस वर्क शुरू हो चुका है कि किसने किसका इंटरव्यू करना है। मैंने भी आपको बताया था एक उनका मुराद सईद साहब का, कि वो भी प्लान हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे हैं। खावर मानिका साहब के हवाले से तो बहुत कहा जाता है कि उनका इंटरव्यू बड़ा खौफनाक किस्म का होगा, क्योंकि वो सिर्फ सियासी बातें नहीं, वो बहुत सारी घरेलू बातें भी बताएंगे। और घरेलू बातें भी इमरान खान साहब का वो घर तब्दील होने से पहले की भी हो सकती हैं। मतलब ज़ाहिर है, जब बुशरा बीबी से उनकी शादी, उससे पहले भी तो इमरान खान साहब का आना जाना था ना। इमरान खान साहब का भी, बुशरा बीबी का भी, वो याद है आपको कंदील बलोच, कितनी पुरानी बात है, उस बेचारी ने मर्डर हो गई थी। उसको भी बाज़ लोग तो इसी से लिंक करते हैं कि इनकी शादी की बातें करने से। उसने उस ज़माने में कहा था कि खातून है, बुशरा बीबी है, जो वहाँ पे कुछ करती हैं, तावीज़ और पता नहीं क्या क्या ये सारे चल रहे हैं। तो चिल्ले तो शेख रशीद साहब भी काट रहे हैं, लेकिन उन्हें नज़र लग गई है। तो क्या इन चिल्ले काटने वालों को, और जिन्होंने काटे थे, खान साहब भी वहाँ जाकर और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो अगर खावर मानिका साहब का कोई इंटरव्यू आ गया तो बातें फिर, वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो खावर मानिका साहब और बुशरा बीबी जिस दिन बोलेंगे उस दिन फिर बात दूर तलक जाएगी। हाँ, ये और बात है कि वो पीटीआई के सपोर्टर्स को कोई असर होगा या नहीं होगा, शायद ना भी हो, लेकिन जो लोग थोड़ा सा न्यूट्रल भी सोच सकते हैं उन्हें ज़रूर असर होगा। जिस तरह बुशरा बीबी से जब सवालात होंगे ना, ये यूनिवर्सिटी के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से, ये सारी चीज़ें, और उनका अपनी रिलीजियस एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो मुमकिन है वो लोग जो इन चीज़ों को रूहानियात से लिंक करके और अल्लाह लोग समझ के और मुर्शद समझ के जो उनको चलते हैं, शायद उनकी सोच पर कोई मुस्बत या मनफी तब्दीली आए। तो सबसे अहम और मुस्बत तब्दीली तो यही होगी कि हमारे मुल्क में मुंतखब हुकूमत आ जाए जब भी इलेक्शन हो, और ये वाली हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत, वो जो भी काम करें, पेट्रोल की कीमत और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो काम करें जो इस मुल्क के अवाम की भलाई और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हों। शुक्रिया।